बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर क्लास 9 ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है साइज एंड लोकेशन, इसकी पूरे समरी को समझा था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसके पूरे डेप्थ को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, इस पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था। तो बिल्कुल बात सही है। जो इंडस रिवर है, उस इंडस रिवर के पास एक सिविलाइजेशन रहती थी जिसको मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि क्या है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, एक प्राचीन सभ्यता है। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि इंडिया ने 50 सालों में बहुत तरक्की की है। किस किस सेक्टर में तरक्की की है? हर सेक्टर में वैसे तरक्की किया है, लेकिन यहाँ स्पेशली किसके बारे में बात की जा रही है? एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया आज से 50 साल 60 साल पहले भारत को अनाज दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, हम लोगों ने इतना सरप्लस सरप्लस की वजह से हम इंपोर्टर की जगह क्या हो चुके हैं, एक्सपोर्टर हो चुके हैं। यानी जहां पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ता था चीजों को, वहां आज हम लोग क्या कर पा रहे हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिससे हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। इसके बाद देखिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बेहतर काम किया। जैसे आप देख लीजिए, डेयरी सेक्टर में, डेयरी इंडस्ट्री में बढ़िया काम किया। उसके बाद ऑटोमोबाइल, और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में भारत बेहतर काम कर रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा डेवलपमेंट इस पे देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए बोला कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आप देखिए स्पेस के क्षेत्र में भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट है, जहां पहले दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, मंगाना पड़ता था, अब भारत उसे अपने ही देश में बना रहा है। जिससे क्या है, दूसरे देश के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत धीरे धीरे लगातार तरक्की कर रहा है, और 50 सालों में जो तरक्की की है वो तो ठीक है, और आने वाले सालों में भी भारत क्या करेगा, ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। इन सब चीजों की वजह से ये बोल रहा है कि भारत क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अपना योगदान देता है। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसका मतलब ये नहीं था कि केवल अपने इंडिया में था, ये दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी इराक सीरिया के पास में, वहां से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में आपस में ट्रेड होता था। इसीलिए तो कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी भारत का योगदान रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे देशों को हेल्प करना, ये सब काम भी कौन करता है, भारत करता है। या कहीं कोई आपदा होती है उसमें मदद करने के लिए पहुंच जाता है। कोई वर्ल्ड को बचाने की मीटिंग होती है, उसमें भारत सबसे आगे रहता है। यानी भारत वर्ल्ड से अलग नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना भी योगदान देता जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग लोकेशन को देखते हैं। अब लोकेशन वाले टॉपिक को समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं खड़े हैं, तो सामने वाला अगर पूछ रहा है कि आप कहाँ पे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना, कुछ लोकेशन बताना पड़ेगा। किसी एक चीज को पॉइंट रख के बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस जगह से इतने दूर पे हूँ। ऐसे जो हमारा पूरा पृथ्वी है, उस पृथ्वी में, उस अर्थ पे हमारा भारत कहाँ पे है, तो उसको कुछ एक लोकेशन मानना पड़ेगा। तो वहां से बताना पड़ेगा कि भारत वहां से इतने दूर पे है। तो जब इसको आप देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इस लोकेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा अर्थ है, अगर इस अर्थ को अगर हम बीच से कट कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक। और ऐसे ही नीचे वाले एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, ये जो बीच से लाइन खींचा गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री या इक्वेटर बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर जब हम जाएंगे 1 डिग्री, तो उसका मतलब क्या है, 1 डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री साउथ। और 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में दूरी कितने की होगी, 111 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अब देखिए, अब मान लीजिए 0 डिग्री ये इक्वेटर है। अब इसको पॉइंट मान के, ठीक, हम इससे कितना ऊपर जाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। और जाते जाते कहां तक जाएगा, 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक जाएगा। ठीक, ये हो गया इक्वेटर से हम लोगों ने मान लिया। और जो ऐसी लाइनें होती हैं, ऐसी ऐसी लाइनें, ये सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइनें। क्योंकि ये लेटी हुई है, इसलिए समझने में आसान होगा कि इसको हम लैटिट्यूड लाइनें कहते हैं। इसके बाद देखिए, जब 0 डिग्री इक्वेटर से आप 23.5 नॉर्थ पे जाएंगे, और फिर इसी तरीके से 0 डिग्री से जब साउथ की तरफ 23.5 जाएंगे, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ऐसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसको आने वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि क्यों ये नाम दिया गया है। अब इसके बाद देखिए, अब ये तो समझ में आ गया
ये नॉर्थ साउथ लोकेशन बताने के लिए हमें इक्वेटर लैटिट्यूड लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्वेटर से हमें बताना पड़ेगा कि किधर कितना डिग्री नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से कितने डिग्री साउथ की तरफ। अब ईस्ट वेस्ट लोकेशन बताने के लिए हमको कौन सी लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? लॉन्गिट्यूड लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऐसी लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी तो हम ईस्ट वेस्ट वाला हिस्सा बता सकते हैं। तो एक लाइन है इंग्लैंड के पास से जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। अब उस लाइन से जब हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा गुजरात वाला हिस्सा यानी इंडिया स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और कहां तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ, यानी इतने ही एरिया के अंदर भारत पड़ेगा। उसके बाद जाएंगे तो अलग अलग देश पड़ना शुरू हो जाएगा, या इसके इधर की तरफ जाएंगे तो अलग अलग देश मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? ये भारत के लोकेशन को बता रहा है कि कितने डिग्री हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो भारत मिलेगा, कितने डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमको भारत मिलेगा। और एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ये सारी लाइनें इमेजिनरी लाइनें हैं, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। और ये जो 0 डिग्री है, इसी लाइन से हम लोग क्या मानते हैं कि इस लाइन से कितने डिग्री ऊपर है, कितने डिग्री नीचे है। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है उससे हम पता करते हैं कि कितने डिग्री ईस्ट की तरफ, कितने डिग्री वेस्ट की तरफ है। अब देखिए, अब ये हो गया नॉर्थ वाला बता रहा है, ये साउथ साउथ बता रहा है, ये ईस्ट बता रहा है और ये वेस्ट को बता रहा है। अब देखिए, अब यहां पे समझिए हम लोग। अब तो ये तो लाइन सीधी सीधी लाइन तो बता देंगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर इसके बीच में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इधर भी इसी तरीके से इसके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ा है इसलिए नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और इसके बोलेंगे साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ा है। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ा है तो इसको साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो है साउथ वेस्ट में कौन सा सी पड़ता है? अरेबियन सी पड़ता है। और इसी अरेबियन सी में एक भारत का आइलैंड भी पड़ता है, उस आइलैंड का नाम क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। इसी तरीके से जब ईस्ट वाले साइड में आएंगे तो साउथ ईस्ट वाले साइड में कौन सा सी पड़ता है? बे ऑफ बंगाल सी पड़ता है। और यहाँ पे एक आइलैंड भी पड़ता है, उस आइलैंड का नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है। तो ये है लोकेशन के बारे में कि भारत इस अर्थ में किस लोकेशन में पड़ता है, उसको बताने के लिए ही ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड लाइनें खींची जाती हैं। अब आगे हम लोग भारत के साइज को देखते हैं। अब तक वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन देखने के बाद अब हम लोग वर्ल्ड में इंडिया का साइज देखने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा अर्थ है उसमें जो टोटल लैंड वाला हिस्सा है वो कितना है? 29%। और जो वाटर बॉडी वाला हिस्सा है वो कितना है? 71%। अब इस 29% में इंडिया के पास कितना हिस्सा है? सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही इंडिया का हिस्सा है, जो पूरे वर्ल्ड का क्या बना देता है? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बना देता है। उसके बाद देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उसमें कौन सा आ जाएगा? रशिया आ जाएगा। लगभग लगभग मान के चलिए इंडिया जैसे लगभग लगभग 5.5 या 6 देश रशिया के बराबर बराबर में आएंगे। और अगर सबसे छोटे देश की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? वेटिकन सिटी आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ के बीचों बीच जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री या इक्वेटर बोल देते हैं। अब इस इक्वेटर के कितने डिग्री ऊपर है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे क्या पड़ता है? इंडिया स्टार्ट हो जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि जो इक्वेटर है इस इक्वेटर के पूरे नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ रहा है। इंडिया साउथ वाले हिस्से में नहीं पड़ा है। कुछ देश ऐसे होंगे जो नॉर्थ में भी पड़ेंगे, साउथ में भी पड़ेंगे, ईस्ट में भी पड़ेंगे, वेस्ट में भी पड़ेंगे, लेकिन इंडिया पूरी तरीके से किसमें पड़ जाता है? नॉर्थ वाले साइड में पड़ जाता है। इसी तरह ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इस प्राइम मेरिडियन के पूरे ईस्ट वाले साइड में ही इंडिया पड़ता है। कुछ देश ऐसे होंगे जो ईस्ट में भी पड़ जाएंगे, वेस्ट में पड़ जाएंगे, लेकिन इंडिया का केस क्या है? पूरी तरीके से ईस्ट में और पूरी तरीके से नॉर्थ में पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन बाउंड्री है इसका मतलब क्या है? अगर आप इंडिया के बॉर्डर पे चलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका बाउंड्री बन जाएगा। तो जो जमीनी वाला बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। और यहाँ गुजरात से क्या हो जाता है? कोस्ट लाइन स्टार्ट हो जाता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो इस वाले बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे? कोस्ट लाइन बोलेंगे, कोस्ट लाइन बाउंड्री बोलेंगे। उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 75,07,516 किलोमीटर। ठीक। अब देखिए, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन होता है, इस प्राइम मेरिडियन लाइन से जब हम 1 डिग्री इधर या 1 डिग्री इधर की तरफ जाएंगे तो टोटल कितने मिनट का फर्क आता है? 4 मिनट का। और अब देखिए, इंडिया का जो गुजरात वाला हिस्सा है जहाँ पे इंडिया का स्टार्ट होता है, ईस्ट वाला हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे,
यहाँ से लेके ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसके बीच में टोटल कितने डिग्री का गैप आ रहा है? 30 डिग्री का गैप आ रहा है। अब अगर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 4 × 30 यानी 120 मिनट आ जाएगा। यानी टोटल यहाँ के और यहाँ के टाइम के बीच में टोटल कितने घंटे का अंतराल आ जाएगा? 2 घंटे का अंतराल आ जाएगा। तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोगों ने बीच में एक लाइन खींची और उसी को अपने देश का स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बना दिया है। तो जो भी टाइम इंडिया का बनेगा वो कहाँ से देखा जाएगा? यहीं से देखा जाएगा। जो नैनी उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है वहीं से ये लाइन गई है। ये कोई लाइन ऐसी नहीं कि खींची गई है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये मतलब ऐसा माना जाता है। और ये कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। और यहीं से अब यहाँ से क्या होगा? 1 घंटे का यहाँ पे फर्क आएगा, 1 घंटे का यहाँ पे फर्क आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते तो यहाँ 2 घंटे का फर्क आता, और यहाँ पे मान लेते तो 2 घंटे का फर्क आता। तो इन दोनों से बचने के लिए हमने एक बीच में टाइम मान लिया और इसी के हिसाब से पूरे देश का जो टाइम है वो हम लोग बनाते हैं। अब इंडिया का साइज देखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए अब तक साइज देखने के बाद अब इंडिया इन द वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि इंडिया का किस किस देश के साथ कनेक्शन है, इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। अब देखिए इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया में। अब वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में क्या पड़ता है? इंडिया पड़ता है। लेकिन पूरी तरीके से नॉर्थ में नहीं पड़ता। कहाँ पड़ता है? पूरी तरीके से साउथ एशिया के अंदर पड़ता है। जब मैप देखेंगे तो मैप में इंडिया जो है एशिया में एकदम साउथ वाले हिस्से में दिखेगा। तो वहीं से जब साउथ वाला हिस्सा खत्म हो रहा है तो देखेंगे कि इंडिया किस ओशन से घिरा हुआ है? इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। उसके बाद ये देखिए कि इंडिया जो है, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? अपने इंडिया का है। इसी वजह से जो इंडियन ओशियन का नाम भी क्या रखा गया? इंडिया के नाम पर ही रखा गया। उसके बाद देखिए इस इतने बड़े कोस्ट लाइन होने की वजह से इंडिया जो है साउथ ईस्ट में, ईस्ट वाले तरफ से हम साउथ ईस्ट की तरफ व्यापार कर सकते हैं और वेस्ट वाले जो कोस्ट लाइन है उसकी मदद से हम लोग यूरोप तक व्यापार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम पहाड़ी एरिया है, इस पहाड़ी एरिया में बहुत सारे पास होते हैं। जैसे पहाड़ एक लाइन में होता है लेकिन बीच बीच में क्या होता है? कुछ पास होते हैं जहां से आदमी आ जा सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पास थे उस टाइम में जब पाकिस्तान ये सब हिस्सा इंडिया के अंदर ही था। तो वहां पे पास होते थे जिस पास की वजह से यहाँ के लोग दूसरे दूसरे देशों में जा पाते थे। अफगानिस्तान से उधर ईरान और बाकी के एरिया में जाते थे, इन्हीं पास की मदद से जाते थे। और वैसे ये समुद्री मार्ग की वजह से जो इंडिया है, मेसोपोटामिया जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था, बहुत प्राचीन सभ्यता थी, उस प्राचीन सभ्यता से भी हम लोग सी के माध्यम से। अच्छा आप लोग ये बताइए कि कौन सा पोर्ट था, किस पोर्ट से ये व्यापार होता था? यही गुजरात के पास में पोर्ट था। तो यहाँ से क्या होता था? इस समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था, जमीन के रास्ते भी भारत का व्यापार होता था। तो ये क्या दिखा रहा है? भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को दिखा रहा है। अब देखिए इन्हीं सब चीजों की वजह से जो लैंड हो गया, जो वाटर हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ? भारत बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट कर पाया। क्यों? जब भारत देश के लोग दूसरे देशों में जाएंगे व्यापार करने के लिए तो केवल सामान तो लेकर नहीं जाएंगे, अपने कल्चर को भी लेके जाएंगे, अपने ट्रेडिशन को भी लेके जाएंगे। तो यही चीज हुआ। तो भारत में जो उपनिषद था, रामायण था, पंचतंत्र की कहानियां थी, इन सब चीजों का भी एक्सपोर्ट क्या हुआ? दूसरे देशों में हुआ। अभी आप थाईलैंड में जाएंगे तो वहां पे भी रामायण एकदम इंडिया जैसा रामलीला नहीं होता लेकिन उसी तरह मिलता जुलता रामलीला वहां पे भी होता है। तो ये कैसे संभव हो सका है? जब यहाँ के लोग वहां गए होंगे तभी तो ये चीज संभव हो पाया होगा। तो यही बताने का प्रयास करा कि जो इंडिया के लोग दूसरे देशों में गए तो ये नहीं कि केवल वो अपना सामान लेके गए, साथ में अपना जो कल्चर था उस कल्चर को भी उस देशों में प्रचार किया। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया वाले ही दूसरे देशों को दिया है, दूसरे देश वालों ने भी इंडिया को बहुत कुछ दिया है। तो पहले इंपोर्ट में और चीजें देख लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम, माना जाता है कि जो नंबर सिस्टम वो इंडिया से अरब में पहुंचा और अरब से बाकी देशों में पहुंचा। नंबर सिस्टम और डेसिमल ये बात मानी जाती है। उसके बाद जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस के लिए पूरे देश को कब्जा कर लिया गया। पूरे देश पे जो कब्जा करने की स्टार्टिंग थी वो स्पाइसेस से लेके ही शुरू हुई थी, जो पुर्तगाल ने शुरू किया था। उसके बाद देखिए ये सारी चीजें जो भारत ने एक्सपोर्ट किया दूसरे देशों को। अब इंपोर्ट में देख लीजिए जो ग्रीक स्कल्पचर है यानी मूर्तियों बनाने की जो विधि है, आप देखेंगे बुद्ध जी के बहुत सारी मूर्तियां हैं, उसको इंडियन स्टाइल में भी बनाया गया है और बहुत सारे ग्रीक स्टाइल में भी बनाया गया है। जो ग्रीक देश, जो आज का ग्रीस देश है, वहां पे जिस तरीके की मूर्तियां उस टाइम में बनाई जाती थी उसी का देखा देखी भारत में भी बहुत सारे जो बौद्ध मूर्ति बनाई गई है उसी माध्यम पे ही बनाई गई है। इंडिया वाले अपने स्टाइल में बनाते थे, मथुरा शैली में बनाते थे। तो ये हो गया इंडिया एंड द वर्ल्ड कनेक्शन, मतलब कैसे इंडिया दूसरे देशों से कनेक्ट थी। अब इसके आगे इंडिया एंड नेबर्स में देखते हैं।
अब लास्ट में हम लोग इंडिया और उसके नेबर्स को देखते हैं, मतलब भारत के पड़ोसी कौन कौन से देश हैं, उन सभी देशों को हम लोग बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो मान लीजिए इंडिया के मामले में, ठीक, इस इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ में कौन कौन से देश से बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान से लगता है और अफगानिस्तान से लगता है। लेकिन क्या है ना कि जो पीओके का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। इस वजह से वास्तविकता में अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन जिस दिन हम ये हिस्सा पाकिस्तान से अपने देश में मिला लेंगे, उस दिन क्या होगा, अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं लगा क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, उसी को तो बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद देखिए इस साइड में, नॉर्थ वाले साइड में सबसे ज्यादा चाइना से लगता है, उसके बाद नेपाल से हमारा बॉर्डर लगता है, भूटान से हमारा बॉर्डर लगता है। और इस साइड में इधर कौन सा साइड हो जाएगा, ईस्ट वाला साइड हो जाएगा, यहाँ पे म्यांमार से। और सबसे बड़ा बॉर्डर, भारत का जो सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है वो लगता है बांग्लादेश से, लगभग लगभग 4000 किलोमीटर के करीब बॉर्डर लगता है। तो वो हमारा लगता है बांग्लादेश के साथ। यानी जो टोटल लैंड बॉर्डर है कितने देशों के साथ हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान को भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि भारत तो इस पूरे हिस्से को अपना देश मानता है, इसलिए हम तो मान के चलेंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 देशों के साथ हमारा लैंड बाउंड्री लगता है, लैंड बॉर्डर लगता है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक स्टेट है, स्टेट एक पास होता है जहां से क्या होता है कि दो जो देश होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। जहां से कोई नाव पास कर पा रहा है या कोई जहाज पास कर पा रहा है, तो ऐसे पैसेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो इस जो स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट पड़ता है, उस स्टेट का नाम क्या दिया गया है, पाक स्टेट। यही पाक स्टेट क्या करता है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। तो ये तो है ना कि बहुत दूर बॉर्डर है, पास में बॉर्डर है, इसलिए इसको हम कौन सा बाउंड्री मान लेते हैं, मतलब वाटर बॉडी के अंदर ये वाला जो देश है इसके साथ हमारी बॉर्डर लगती है। और वैसे यहाँ पे देखेंगे तो आसपास में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, इसी लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ वाले साइड में एक और देश पड़ता है, छोटा सा आइलैंड देश है, उसको बोलते हैं मालदीव। बीच में मालदीव और इंडिया के संबंध बहुत खराब हो गए थे क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मोहितो, वो उनका नारा ये था कि इंडिया के खिलाफ ही उनका नारा था, प्रोपोगेंडा चल रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो फिर से इंडिया के सपोर्ट में आना शुरू हुए हैं। तो ये टोटल 9 देशों के साथ इंडिया की जो है बाउंड्री है। इंडिया के 9 नेबर्स हैं, 7 लैंड वाले और 2 वाटर वाले। तो ये पूरा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसका आंसर कैसे लिखना है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे।